गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा था धारिता। धारिता का अपन ने धारिता चालक की धारिता की अपन ने परिभाषा पढ़ी थी। धारिता क्या होती है, किन किन बातों पर निर्भर करती है और उसके मात्रक क्या क्या हैं वो अपन ने पढ़ लिया था। उसका सूत्र अपन ने पढ़ लिया था। इसके जो अन्य मात्रक हैं और जो सीजीएस पद्धति में मात्रक है, विमा आपने निकाल ली होगी। मैंने बताया था सूत्र के आधार पर आप विमा निकाल सकते हैं। तो m-1, l-2, T4 और A2 ये इसकी विमा होगी। सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा? सीजीएस पद्धति में फैरेड का जो मात्रक है वो अपन इसको क्या कहेंगे? एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं? सीजीएस पद्धति में मात्रक की बात करें तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम एक कूलाम में। ये अपन ने पहले लेसन में पढ़ा था। 1 वोल्ट बराबर होता है 1/300 स्टेट वोल्ट। फैरेड बराबर कूलाम बटा वोल्ट। कूलाम 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम और 1/300 स्टेट वोल्ट। इसको जो अपन सोल्व करेंगे 300 को जो ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा 900 × 10⁹ स्टेट कूलाम बटा स्टेट वोल्ट। इसको अपन लिख सकते हैं 9 × 10⁻11 स्टेट फैरेड। तो एक फैरेड में 9 × 10⁻11 स्टेट फैरेड होता है। तो ये सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक है। तो कई बार जैसे न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल में स्टेट कूलाम में चेंज करना या स्टेट कूलाम अगर दिया हुआ है तो उसको आप फैरेड में चेंज करना होता है। तो उसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि आप कैसे चेंज करोगे। और यहाँ पर भी आप ध्यान रखोगे कूलाम और स्टेट कूलाम में क्या संबंध है। 3 × 10⁹ होता है। ठीक है। अगला जो हमारा बिंदु है, हेडिंग है, वो है, ये भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और न्यूमेरिकल में भी ये सूत्र बहुत जगह काम आता है। और आगे जो अपन अगला जो डेरिवेशन पढ़ेंगे, आगे जो डेरिवेशन पढ़ेंगे उसमें भी ये जो सूत्र है वो काम आएगा। गोलीय कोश अथवा गोलीय चालक की धारिता। गोलीय कोश और गोलीय चालक हमने पढ़े थे पिछले लेसन में। गाउस का जो नियम था उसमें भी अपन ने पढ़ा था। उसके बाद जो अपन ने विभव वाला चैप्टर पढ़ा उसमें भी अपन ने गोलीय कोश पढ़ा था। खोखला गोला या गोलीय चालक दोनों की पोजीशन सेम है। गोलीय कोश और गोलीय चालक दोनों को जब अपन आवेशित करते हैं तो आवेश उनके पृष्ठ पर रहता है। ठीक है। तो अपन लेते हैं, यहाँ पर हमने गोलीय कोश या चालक गोला चालक लिया जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है और जिसके पृष्ठ पर मान लो कैपिटल Q आवेश है। जब कैपिटल Q आवेश इसको दिया गया तब मान लो इसके विभव में वृद्धि कितनी हुई? V विभव की अगर वृद्धि होती है तब धारिता का सूत्र क्या हो जाएगा? C = Q/V। अब हमें इसकी धारिता ज्ञात करनी है। यहाँ आप एक बात हमेशा ध्यान रखोगे, अपन गोलीय कोश की धारिता ज्ञात कर रहे हैं। आगे अपन कुछ और भी जैसे बेलन है, बेलन की धारिता ज्ञात करेंगे, गोला है, गोले की धारिता ज्ञात करेंगे, या समांतर प्लेटें हैं उनकी अपन धारिता ज्ञात करेंगे। तो सबकी धारिता का पैटर्न एक ही है। जैसे मैंने गाउस के नियम में भी आपको बताया था कि गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में एक ही पैटर्न चलता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अपन चालक की धारिता ज्ञात करेंगे अलग अलग आकृतियों के लिए। तो उसके लिए मूल हमारा सूत्र कौन सा होगा? ये C = Q/V। इसी सूत्र से C निकलेगा। ठीक है। अब आपकी बात आती है आवेश की। तो आवेश उस आकृति को जितना भी आवेश दिया गया, जैसे बेलन है, बेलन को Q आवेश दिया तो आप Q लिखोगे। हमने डबल लेयर गोला लिया, गोले के ऊपर गोला अभी पढ़ेंगे आगे अपन, वो लेंगे उसमें भी अपन आवेश Q ही दे रहे हैं। समांतर प्लेट लेंगे उसमें भी अपन आवेश Q ही दे रहे हैं। तो सब में आवेश तो Q होगा। अब बात आती है विभव V की। तो विभव सभी आकृतियों के लिए बदल जाएगा। ये यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखोगे कि आपको अगर C तक पहुँचना है, आपको अगर C ज्ञात करना है तो आपको पहले V ज्ञात करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं आप?
हमें v ज्ञात करना पड़ेगा। v का मान अपन यही इसी सूत्र में लिखेंगे और उससे फिर अपन c ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कई आकृतियों के लिए तो हमें v का डायरेक्ट सूत्र पता है, जैसे अभी अपन इसमें पढ़ रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है कि गोले के लिए, गोलीय कोश के लिए और चालक गोले के लिए विभव का मान कितना होता है, अपन ने पढ़ा था पीछे चैप्टर में, KQ/R पढ़ा था ना। इसके पृष्ठ पर विभव कितना होगा, KQ/R होगा, KQ/R होगा। तो इसमें तो डायरेक्ट v का फॉर्मूला दे रखा है, या v का फॉर्मूला अपन सीधा लिख लिया। लेकिन कई आगे आकृतियां ऐसी आएंगी जिसमें हमें v डायरेक्ट पता नहीं होगा, तो हमें v तक पहुंचने के लिए भी सूत्र लगाना पड़ेगा। तो मेन जो लाइन है, मेन जो लिंक है वो क्या है, हमें c तक पहुंचने के लिए v निकालना पड़ेगा, v तक पहुंचने के लिए हमें E पता करना पड़ेगा, क्योंकि E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E में और v में भी संबंध है। v बराबर होता है ED या EDR, अपन ने पढ़ा था v बराबर E.dr, आपको याद होगा अपन ने पढ़ा था। dr दूरी है, dr दूरी की जगह अपन उस दूरी को d ले सकते हैं, r ले सकते हैं। बात समझ में आ गई सबके। अच्छा, E भी कई बार अगर पता नहीं है तो E को भी अपन किसके माध्यम से ज्ञात करेंगे, F के माध्यम से, बल के माध्यम से। देखो हमें बल से तीव्रता, तीव्रता से विभव और विभव से C, F से E, F से ज्ञात करेंगे E से ज्ञात करेंगे V से ज्ञात करेंगे C। ठीक है, F क्या है, बल, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और V क्या है, विभव, और C क्या है, धारिता। तो F, E, V और C। ठीक है, तो इन चारों चीजों में से जो भी चीज हमें बीच में से मिल जाए, E पता है तो V निकाल लेंगे, V निकलते ही C निकल जाएगा। तो ये आप दिमाग में एकदम क्लियर रखें कि हमें C तक पहुंचने के लिए V तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। अब यहाँ V का डायरेक्ट सूत्र अपन लिख सकते हैं, KQ/R गोलीय कोश के लिए होता है, अपन ने पढ़ा है। K की जगह K का मान लगा दिया, या अपन बाद में लगा सकते हैं इसको, Q/R। इस V की जगह ये पूरा मान लिख दो, तो यहाँ पर हमने ये पूरा मान लिख दिया V की जगह, तो यह जाएगा C बराबर Q/V था ना, तो V की जगह यहाँ पर V का मान लगा दिया, तो Q से Q कट जाएगा, और ये 4πε0R, ये पूरा का पूरा अपन ऊपर ले आएंगे, तो ये पूरा का पूरा ऊपर आ गया, तो C बराबर 4πε0R। ठीक है, अब हमें इसको अगर K के रूप में लाना है, तो K के रूप में लाने के लिए अपन यहाँ क्या करेंगे, Q से तो Q काट दिया, अब केवल R को ले जाओ ऊपर। ठीक है, इसको यही रहने दो, 1/4πε0 को यही रहने दो। हम किसको ले जाएंगे, केवल R को ऊपर ले जाओ। तो यहाँ देखिए C बराबर R/1/4πε0, इसका मान किसके बराबर होता है, K के बराबर, कांस्टेंट है ना K, ये K लिखते हैं, तो C बराबर R/K। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से डायरेक्ट की धारिता जो है वो किस पर निर्भर कर रही है, त्रिज्या पर। मैंने कल एक बात की थी आपसे, छोटा स्कूल बड़ा स्कूल, छोटा गोला बड़ा गोला, ठीक है ना। छोटे गोले की त्रिज्या कम होती है, बड़े गोले की त्रिज्या ज़्यादा होती है। तो त्रिज्या अगर ज़्यादा है तो धारिता भी क्या होगी, ज़्यादा। धारिता का मतलब है धारण करने की क्षमता, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो यहाँ आकार अगर बड़ा है तो उसकी धारिता ज़्यादा होगी, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। आकार अगर छोटा है तो उसकी धारिता भी कम होगी। तो C समानुपाती R, यहाँ के कांस्टेंट है। तो जो धारिता है वो गोलीय कोश या चालक गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि गोलीय चालक की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए, या ये पूछा जा सकता है कि गोलीय चालक की धारिता उसके आकार पर किस प्रकार से निर्भर करती है, समझाइए। तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो स्पष्ट है कि गोलीय चालक की धारिता का मान चालक की त्रिज्या के समानुपाती होता है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब एक न्यूमेरिकल है, सीधा सही है। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है। तो यहाँ पर हमने 6400 किलोमीटर लिया और धारिता निकालने हैं।
त्रिज्या दे रखी है, धारिता निकालनी है। देखो आर दे रखा है, आर दे रखा है, सी निकालना है, के का मान अपन जानते हैं। और पृथ्वी चालक गोला ले सकते हैं, पृथ्वी को चालक गोला ही तो एक तरह का। पृथ्वी को अगर अपन आवेशित करेंगे तो उसका आवेश कहाँ रहेगा, उसके पृष्ठ पर रहेगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, गोलीय कोश वाला या चालक गोले वाला। तो यहाँ पर आप ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। तो यह जाएगा C/1/4πε0। इसका मान के का मान अपने लिख दिया। यहाँ पर त्रिज्या आ गई, त्रिज्या किलोमीटर में है, हमने उसको मीटर में बदल लिया, बदल सकते हैं, 10⁻³ से गुणा कर दिया। तो ये इसका डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 7.1111 गुणा 10⁻⁻4 फैरेड। इसको माइक्रो में चेंज कर लिया। माइक्रो में कैसे चेंज किया, इस दशमलव को हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, उस 100 को ऊपर लेगा तो -6 आ जाएगा, वो माइक्रो में बदल जाएगा। तो ये समझ में आ गया। यहाँ न्यूमेरिकल की बात आई है, एक डाउट आया था, उसमें ये पूछा गया था कि हमने एक वर्ग लिए थे पीछे, हमने जो पिछले लेसन के जो न्यूमेरिकल किए थे उसमें 2 वर्ग के न्यूमेरिकल थे, 2 वर्ग के थे ना। तो एक वर्ग वाले न्यूमेरिकल में तो हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया था, 7वां और 5वां न्यूमेरिकल है शायद। तो एक न्यूमेरिकल में तो हमने 4 से गुणा किया था और एक में v1 + v2 + v3 + v4 करके जोड़ा था। तो उसमें अलग अलग तरीकों से हमने क्यों किया, वो तरीका एक ही है। आपको लग रहा है अलग तरीका, 4 से गुणा हमने इसलिए किया क्योंकि उसमें आवेश समान थे, चारों कोनों पर समान आवेश रखे हुए थे। ठीक है, तो दूरी समान है, आवेश समान है, तो 4 बार KQ/R + KQ/R + KQ/R + KQ/R, तो 4 KQ/R हो जाएगा। एक जो न्यूमेरिकल था 5वां या 7वां में से एक में, 7वें में से एक में आवेश समान थे, एक में अलग अलग थे। तो जिसमें अलग अलग आवेश थे उसमें हमें Q1 KQ1/R + KQ2/R + KQ3/R इस तरह से 4 बार लिखना पड़ा उसको। तो ये मैंने भेज दिया, हालांकि उसका आंसर उसका लिख के समझ में आ गया होगा, फिर भी यहाँ पर और क्लियर हो गया होगा। तो एक डाउट आया था कि पृथ्वी का विभव कितना होता है। पृथ्वी को अपन 0 विभव पर मानते हैं। अगर किसी वस्तु का आवेश अगर धनात्मक है, जैसे कोई भी चालक चीज़ है, चालक वस्तु है, उसका आवेश अगर प्लस में है, +Q में है, उसमें मान लो 5 कूलाम, तो वह पृथ्वी के सापेक्ष, हम उसके सापेक्ष मान ज्ञात करते हैं। तो पृथ्वी के सापेक्ष वह जो वस्तु है वो धन विभव पर होगी, उसका विभव धनात्मक होगा। ठीक है, और अगर कोई वस्तु हमारे पास में ऐसी है जिसमें -5 कूलाम आवेश हो, तो पृथ्वी के सापेक्ष उसका विभव क्या होगा, -5 या ऋणात्मक विभव। बात समझ में आ गई ना। तो पृथ्वी के विभव को अपन 0 लेते हैं। अगर किसी भी धनात्मक वाले सिरे को हम पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं, एक चालक तार से हमने जो अर्थिंग नाम सुना होगा आपने, भूसंपर्कित कर दिया जाता है, सुना है ना। तो भूसंपर्कित जब भी किया जाता है तब चाहे कोई भी आवेश हो, अगर किसी भी वस्तु पर धनात्मक आवेश है और धनात्मक आवेश को हमने अर्थिंग कर दिया, धनात्मक आवेश को अर्थिंग करने का मतलब एक चालक तार लिया, उसको अपन ने उस चालक तार को पृथ्वी के अंदर तार को छोड़ दिया, तो वो उसको कहते हैं अर्थिंग होना। तो उसमें क्या होगा कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस आवेश निकलेगा और उस वस्तु के धनात्मक आवेश को निरस्त कर देगा। फिर से सुनना, हमारे पास में जो वस्तु है उस पर धनावेश है और उस धनावेशित वस्तु को हमने किसी तार से जोड़ दिया, पृथ्वी में छोड़ दिया उस तार को, मतलब उसको हमने अर्थिंग कर दिया, भूसंपर्कित कर दिया। तो क्या होगा, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उस धनावेशित को एक इलेक्ट्रॉन, एक धनावेश को दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरे धनावेश को तीसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरे धनावेश को उदासीन कर देगा और उस चालक वस्तु से वो सारे धनावेश हट जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई वस्तु ऐसी है जिस पर ऋणात्मक आवेश है, तब उसको अगर अपन अर्थिंग किया, हमने अर्थिंग करने का मतलब वही एक चालक तार लेकर हमने जमीन से उसको संपर्क कर दिया, जोड़ दिया उसको, तब क्या होगा, वो जो ऋणावेश है, वो जो इलेक्ट्रॉन की बहुल्यता है, इलेक्ट्रॉन की जो अधिकता है, वो एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉन जमीन में चले जाते हैं, भूमि में चले जाते हैं और इस तरह से वह वस्तु फिर उदासीन हो जाती है। तो
तो बात समझ में आ गई होगी। चाहे धनावेशित वस्तु हो चाहे ऋणावेशित वस्तु हो, दोनों को अपन अर्थिंग कर सकते हैं, दोनों को अपन एक चालक तार के द्वारा जमीन से जोड़ सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में भूसंपर्कित होने पर वह वस्तु उदासीन हो जाएगी। एक स्थिति में भूमि से इलेक्ट्रॉन निकलकर एक एक धनावेश को उदासीन करेंगे और दूसरी कंडीशन में वो जो ऋणावेश है वो एक एक करके जमीन में चले जाते हैं और इस तरह से वह वस्तु उदासीन हो जाती है। तो पृथ्वी का विभव हम क्या लेते हैं, शून्य। तो ये 2 डाउट आए थे, वो मैंने क्लियर कर दिए। कुछ बच्चों की पीडीएफ नहीं खुल रही, तो उसके लिए भी मैंने बता दिया उनको कि वो गूगल से उनको डाउनलोड करना पड़ेगा। एक ऐप है, उसको डाउनलोड करो, पीडीएफ खोलने का ही है वो, और उससे आराम से आपकी पीडीएफ जो मैं नोट्स की जो आपको पीडीएफ भेज रही हूँ वो आसानी से खुल जाएगी। ये 2 बच्चों की प्रॉब्लम आई थी जिनके पीडीएफ नहीं खुल रही, तो मैंने दोनों को भेजा है, वो मुझे रिप्लाई करेंगे। अगर फिर भी उनकी प्रॉब्लम आ रही है तो उनके लिए कोई और तरीका बताएंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे, कोई भी आपकी अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप लिख के भेजो, उसको तुरंत आपका उसका समाधान किया जाएगा। तो यहाँ ये न्यूमेरिकल हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं संधारित्र। संधारित्र मैं आपको दिखा दूंगी, अगर यहाँ घर पे कहीं रखा होगा तो, नहीं तो स्कूल में लैब में पड़े हैं खूब सारे, तो आपको दिखा देंगे। या आप के घर में अगर कोई खिलौना बच्चों का कोई टूटा हुआ है, या कोई बल्ब, अगर एलईडी वाला जो बल्ब होता है वो अगर खराब हो गया तो उसको भी आप खोल कर देख सकते हैं। उसमें लगे रहते हैं, उसमें जो युक्तियाँ लगी रहती हैं वो, उसमें एलईडी भी होता है, उसमें प्रतिरोध तार भी होता है, उसमें संधारित्र भी होता है, उसमें ट्रांजिस्टर भी लगा होता है। तो वो युक्तियाँ अगर यहाँ मेरे घर पे अगर रखी होगी तो मैं कल वाले वीडियो में आपको दिखा, अन्यथा आप अपने घर पे भी ढूंढना। जैसे रिमोट वाले जो भी रिमोट की गाड़ी है या कुछ भी खिलौने बच्चों के रखे रहते हैं वो टूट जाते हैं, तो उनमें एक छोटी सी चिप आती है, उसमें खूब सारे वो छोटे छोटे लगे रहते हैं, तो वो उन सबको आप पहचान सकते हो आसानी से, ठीक है। तो ये आपके 12th में प्रैक्टिकल में भी है कि सभी को आपको पहचान करनी, तो आपको बताना पड़ेगा उनको कि कौन सी चीज़ क्या है। तो मैं कोशिश करूँगी आपको बताने की, दिखाने की, और आप लोग भी ढूंढना अपने घर में, कहीं आपको मिल जाए तो, बाहर किसी को जाना नहीं है, घर में ही आप कोशिश करोगे। तो अपन बात करते हैं संधारित्र की। संधारित्र देखिए क्या होता है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी भी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, उस चालक का अपन आकार नहीं बदल रहे। अपन ने, आपको याद होगा कल अपन ने पढ़ा था चालक की धारिता, ठीक है। हमें उसकी धारिता को ही बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? कैपेसिटी को बढ़ाना है, ठीक है ना। उस कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएं? अभी अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो कैपेसिटी है वो आर बढ़ाने पर बढ़ जाती है। अगर अपन चालक गोले की त्रिज्या बढ़ा दें तो सी बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी? कि हमें आकार में परिवर्तन नहीं करना, आकार नहीं बढ़ाना, इसका मतलब अपन आर नहीं बढ़ा सकते, ठीक है ना। तो बिना आर में परिवर्तन किए, बिना आकार में परिवर्तन किए अगर हम उस चालक की धारिता को बढ़ा दें तो उस युक्ति को, उस प्रबंध को अपन क्या कहेंगे? संधारित्र कहेंगे। किसी भी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए अगर हम उस चालक की धारिता को बढ़ा दें तो उसे अपन क्या कहेंगे? संधारित्र, ठीक है ना। तो हमने एक चीज और पढ़ी थी कि धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, पढ़ा था ना। एक तो आकार पर, आकृति पर, तो यो तो कंडीशन दे दी कि आकार तो चेंज करना नहीं है, तो पहला जो था वो तो हट गया। दूसरी बात ये आई थी कि हम किसी चालक के पास में अगर अन्य चालक की उपस्थिति है तब भी उसकी धारिता बढ़ जाती है। एक चालक हमने लिया, उस चालक के पास में हम एक चालक और ले आए, तो अगर एक चालक के पास में एक दूसरा चालक और ले आते हैं तब भी उसकी धारिता बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से अगर आकार में परिवर्तन अपन नहीं करें और फिर भी अपन उसकी धारिता को बढ़ा दें तो ऐसी युक्ति क्या कहलाती है? संधारित्र कहलाती है। और संधारित्र का कार्य क्या रहता है? क्या काम करता है संधारित्र?
जितने भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के सर्किट जोड़े जाते हैं, ठीक है ना। आप प्रोजेक्ट अगर बनाते हो, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, उसमें अगर आपको संधारित्र लगाना है तो संधारित्र का काम क्या होता है? संधारित्र कार्य करता है एनर्जी को स्टोर करना, संचित करना, ऊर्जा को इकट्ठा करना। वो काम कौन करेगा? संधारित्र करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, वह युक्ति अथवा प्रबंध जो चालक के आकार में बिना परिवर्तन करे, ये कंडीशन होनी चाहिए। आकार में परिवर्तन नहीं कर रहे अपन, ठीक है ना। धारिता के मान में वृद्धि कर दें तो वह क्या कहलाएगा? संधारित्र कहलाता है, ठीक है। किसी संधारित्र को आवेशित करके छोड़ दिया जाए, हमने एक संधारित्र लिया, उसको अपन ने आवेशित कर दिया, ठीक है, और उसको छोड़ दिया लंबे समय तक, तो वो क्या करेगा? उस ऊर्जा को, हमने जो विद्युत उसको दिया है, जो इलेक्ट्रिसिटी उसको दी है, वो उसको स्टोर करके रखेगा, संचित करके रखेगा, इकट्ठी करके रखेगा। छोड़ दिया जाए तो लंबे समय तक उसमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा विद्यमान रहती है। क्या रहती है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा विद्यमान रहती है, जो हमने उसको दे रखी है। स्पष्ट है कि संधारित्र वह युक्ति है जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा को संचित करती है, इकट्ठा करके रखती है, स्टोर करके रखती है, ठीक है। संधारित्र होता कैसे है? उसका सिंबल क्या है? जैसे अपन ने पढ़ा कि बैटरी का सिंबल क्या होता है, बैटरी का डायग्राम बनाते हैं ना अपन, तो बैटरी को अपन डायग्राम में कैसे बनाते हैं, कुंजी को कैसे बनाते हैं, ये अपन ने ओम का नियम पढ़ा था 10th में, पढ़ा था ना। प्रतिरोध तार कैसे बनाया जाता है, प्रतिरोध तार को अगर शो करना है हमें कॉपी में, तो अपन कैसे शो करें, कैसा उसका डायग्राम बनाएं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार संधारित्र को अपन किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, उस परिपथ में अगर वो लगा हुआ है तो, और कैसा होता है वो। तो संधारित्र देखिए क्या होता है कि दो समान आकार की प्लेटें, दो समान आकार की प्लेटें आपस में रखी हुई हैं और दोनों प्लेटों पर आवेश का परिमाण समान हो। इस पर अगर 5 कूलाम आवेश है तो इस प्लेट पर भी 5 कूलाम आवेश होना चाहिए, लेकिन दोनों आवेशों पर जो प्रकृति है वो विपरीत होगी। अगर इस प्लेट पर 5 प्लस का आवेश है तो इस पर 5 माइनस का आवेश होना चाहिए, ठीक है ना। तो दो समान प्रकृति की, समान प्रकृति का मतलब ये अगर तांबे की है तो ये भी तांबे की, ये लोहे की है तो ये भी लोहे की, ये तो प्रकृति समान हो गई। समान आकार, आकार भी समान होना चाहिए, ये नहीं है ये तो बहुत बड़ी ले ली, ये छोटी ले ली, ऐसा नहीं है। दोनों बिल्कुल समान क्षेत्रफल की होनी चाहिए। तो एरिया बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है, इसकी मोटाई, इसका एरिया पूरा सब बराबर है, दोनों प्लेटों का बराबर है, ठीक है। एक ही धातु की बनी हुई है, प्रकृति समान हो गई, समान आकार की हो गई, ठीक है ना। और इनका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है, मतलब सब चीजें बराबर है। दो आप मान लो कि एकदम समान हमने प्लेटें ले रखी हैं जिस पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अगर विद्यमान है तो वह क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। और उसका सिंबल क्या होता है? ये देखो दो लाइनें बना रखी हैं और बिल्कुल बराबर है। जब एक लाइन बड़ी होती है दूसरी लाइन छोटी होती है तो वो होता है बैटरी का सिंबल, सेल का सिंबल। सेल बनाते हैं ना अपन, तो सेल में एक लाइन बड़ी बना देते हैं, दूसरी लाइन छोटी बना देते हैं, और एक पर बड़ी वाली लाइन प्लस और छोटी वाली लाइन को माइनस के द्वारा व्यक्त करते हैं। 11वीं उसमें 10th क्लास में पढ़ाया आपने, ओम का नियम जो पढ़ा था, ठीक है ना। और भी छोटे क्लासों में पढ़ा होगा। इसमें देखिए दोनों जो लाइन है वो बराबर है, तो दोनों लाइनें बराबर होनी चाहिए, अल्प दूरी पर होनी चाहिए, ठीक है। और एक प्लेट पर कैसा आवेश है? प्लस क्यू का, तो दूसरी प्लेट पर कैसा आवेश होगा? माइनस क्यू का। बात समझ में आ गई? तो ये इस प्रकार से शो कर रखा है। इसको देखो, ये धनात्मक प्लेट, अगर थोड़ी सी मुड़ी हुई प्लेट है, मुड़ी हुई प्लेट को अगर हमने शो कर रखा है तो वो धनात्मक प्लेट होगी, और जो सीधी प्लेट है वो ऋणात्मक प्लेट होगी, ठीक है। और इसका सिंबल ये वाला सिंबल है। चित्र में कहीं भी अगर ये बना हुआ है, दो पैरेलल लाइनें अगर बनी हुई हैं, समांतर लाइनें बनी हुई है, छोटी बड़ी नहीं, बिल्कुल बराबर, तो वो क्या होता है? संधारित्र होता है, ठीक है। जिस प्लेट पर
धनावेश होता है धनात्मक प्लेट कहलाती है, और जिस पर ऋणावेश होता है वो ऋणात्मक प्लेट कहलाती है। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखो हमने दो प्लेटें ले रखी है, P1 प्लेट और P2 प्लेट, ठीक है। इस पर अपन ने धनात्मक आवेश ले रखा है और इस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है, ठीक है। और इसको अपन ने अर्थिंग कर रखी है, भू संपर्कित कर रखा है हमने इसको। अब ये क्यों कर रखा है, यहाँ पर ऋणावेश कैसे आया, यहाँ पर अपन ने कौन सी प्लेट ली, ये पूरा इसका सिद्धांत है जो अपन अभी पढ़ेंगे। जब किसी आवेशित चालक प्लेट के समीप, जब किसी आवेशित चालक प्लेट के समीप, ये अपन ने एक आवेशित प्लेट ली P1, ठीक है ना। तो जब किसी आवेशित चालक के समीप अन्य भूसंपर्कित प्लेट, ध्यान से देखना भाषा को, डायग्राम में पूरी भाषा क्लियर कर रखी है। ये अपन ने कोई एक आवेशित चालक प्लेट ली, ठीक है, जिसके समीप, जिसके पास में एक अन्य भूसंपर्कित प्लेट, ये भूसंपर्कित की भी प्लेट है, इस प्लेट को हमने भूसंपर्कित कर रखा है। भूसंपर्कित प्लेट लाई जाती है तो धारिता का मान, अब इसका जो कैपेसिटी है, जो धारिता है, जो C है, उसमें वृद्धि हो जाती है, C का मान बढ़ जाता है। तो यही क्या है, संधारित्र का सिद्धांत है। और संधारित्र की परिभाषा भी यही है कि बिना आकार में परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाना, वही संधारित्र कहलाता है, ठीक है। और हमने उसकी धारिता को कैसे बढ़ाया, किसी अन्य प्लेट को लाकर, उसके पास अपन एक अन्य प्लेट ले आए, और वो दूसरी प्लेट जो हम लेकर आए वो कैसी होनी चाहिए, भूसंपर्कित होनी चाहिए। बात समझ में आ गई सबके। अब इस सिद्धांत को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, उसको मतलब समझेंगे इसको कि ये कैसे हुआ और इसकी धारिता कैसे बढ़ी। धारिता बढ़ी है तो बात समझ में आ रही है, लेकिन कैसे बढ़ी, क्या इसका प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है इसका, क्या कैसे समझेंगे इसको, ठीक है ना। तो उसको समझने के लिए देखिए, ये प्लेट शो कर रखी है, ठीक है, ये वायर लगा रखे हैं, वायर इसलिए लगा रखे हैं कि यहाँ से धन विभव दे रखा है, यहाँ से ये प्लेट ले रखी हमने एक। सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक प्लेट ए ली, ठीक है, उस प्लेट ए को हमने धनावेशित कर दिया। ध्यान से समझना है इसको, इस एक पूरे डायग्राम में आपकी पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये चालक प्लेट ए है, इसको अपन ने पहले ये आवेश दिया, फिर एक और आवेश लेकर आए, फिर एक और आवेश लेकर आए, फिर एक और आवेश लेकर आए। इस प्रकार से हम इसको आवेशित करते गए, ठीक है। अब जब इसको आवेशित करते गए तो आप एक बात जानते हैं, हम पढ़ चुके ये बात, कि जैसे जैसे इस पर आवेश की मात्रा बढ़ाई हमने, वैसे वैसे इस प्लेट का विभव क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। जैसे जैसे अपन आवेश बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इस प्लेट का विभव क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब हमें इसका विभव कम करना है, विभव को कम करना चाहते हैं, क्योंकि जब अपन किसी प्लेट का विभव कम करेंगे, जब हम किसी प्लेट का विभव कम करेंगे तो क्या बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है ना बात। अगर V कम हो जाए तो C क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये जो प्लेट ले रखी है अपन ने, इसको अपन ने आवेशित करते गए तो क्या होगा, इसका विभव बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पर इसके पैरेलल, इसके समांतर, सेम इसके जैसी, किसी के धातु की, किसी के आकार की, समान क्षेत्रफल की एक अन्य प्लेट, एक अन्य ऐसी प्लेट लेकर आए जो उदासीन है, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है। जब आवेश नहीं है उस पर, यहाँ पर देखिए कि कोशिश कर रहे हैं, बस ये बन जाता है। तो ये एक प्लेट ली हमने, ये प्लेट ए है, ठीक है, और ये कैसे आवेश है, धन आवेश है। इस पर मैं एक ही बना रही हूँ, दो बना देते हैं बस, ठीक है। और यहाँ पर अपन एक प्लेट लेकर आए बी, ये बी प्लेट है।
इस बी प्लेट पर कोई भी आवेश नहीं है, उदासीन है बिल्कुल, ठीक है, इसके समान क्षेत्रफल वाली है। तो क्या होगा, आपने प्रेरण सिद्धांत पढ़ा है, जब पहला लेसन शुरू हुआ था, स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया होगा प्रेरण का सिद्धांत। प्रेरण से ऑपोजिट चार्ज, विपरीत आवेश आ जाता है। तो यहाँ पर धनावेश है, तो यहाँ पर इस धनावेश के कारण यहाँ पर कैसा आवेश आ जाएगा, माइनस का आवेश आ जाएगा, ठीक है। जितने धनावेश बने हुए हैं उतने कितने बन जाएंगे, 5 है तो 5 बन जाएंगे, 10 है तो 10 बन जाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर जितने धनावेश होंगे उतने ही यहाँ ऋणावेश प्रेरण के द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं। जब प्रेरण के द्वारा यहाँ आवेश उत्पन्न हो जाएंगे ऋणावेश, तो प्लेट के दूसरी तरफ, क्योंकि एक ही चालक प्लेट है ना, अब एक चालक प्लेट के सारे इलेक्ट्रॉन अगर एक तरफ आ गए तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो वहाँ कैसा आवेश आ जाएगा, प्लस का आवेश आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ धनात्मक आवेश आ जाएगा, उतने धनात्मक आवेश आ जाएगा, ठीक है। तो ये पोजीशन यहाँ आई है, ये प्लेट पहले उदासीन थी, इस उदासीन प्लेट के यहाँ माइनस का आवेश आ जाएगा प्रेरण के द्वारा, यहाँ धनावेश है इसलिए यहाँ क्या आवेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, और यहाँ ऋणावेश आ जाएगा तब यहाँ ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। अब जो ऋणात्मक आवेश है वो तो क्या करेगा, इस प्लेट के विभव को कम करेगा। जो ऋणात्मक आवेश है वो क्या करेगा, ये जो ऋणात्मक आवेश है इसके विभव को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। लेकिन ये धनात्मक आवेश इसके विभव को बढ़ाएगा। अब ये कम क्यों करेगा, ये बढ़ाएगा क्यों, तो ये आप जानते हैं आप बात कि यहाँ पर अगर आप इसको प्लस आवेश दे रहे हैं तो प्लस आवेश जब देंगे तो ये वाली प्लेट जो होगी, ए प्लेट, वो तो विरोध करेगी प्लस का, लेकिन माइनस वाली प्लेट तो क्या करेगी, उस प्लस आवेश को आकर्षित करेगी ना। आकर्षित करने का मतलब उसको खींचेगी तो इसका जो विभव होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाली जो प्लस वाली प्लेट है, प्लस वाला जो आवेश है वो उस वाले प्लस वाले का विरोध करेगा। तो ये प्लस वाला जो भाग है इस प्लस वाले का साथ देगा, और ये माइनस वाला जो भाग है वो इसका विरोध करेगा। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि इस धनावेश के कारण तो विभव बढ़ा, इस ऋणावेश के कारण विभव कुछ कम हुआ, और इस धनावेश के कारण विभव वापस बढ़ गया। तो प्रॉब्लम कौन कर रहा है, ये धनावेश कर रहा है जो विभव को कम नहीं होने देता। ये ऋणात्मक आवेश विभव को कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये धनावेश बीच में आ रहा है, ये धनावेश उसके विभव को कम नहीं होने देता। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ से हम अर्थिंग कर देते हैं, ठीक है ना, अर्थिंग कर दी, देखो यहाँ से ये अर्थिंग कर दी, इसको अर्थ से जोड़ दिया, ठीक है। अर्थ से जोड़ने पर देखो ये सारे धनावेश जो थे वो इस जमीन से, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आए और इलेक्ट्रॉन आकर एक एक धनावेश को उदासीन कर दिया, तो यहाँ से हट गए धनावेश, सारे हट गए ना। अब माइनस का काम हो जाएगा, माइनस जो इसके विभव को कम कर रहा था वो इसके विभव को कम कर देगा। जब इसका विभव कम हो जाएगा तो अपन ये चाहते हैं कि विभव कम हो जाए, क्योंकि C बराबर Q अपॉन V है, तो विभव V का मान जब कम हो जाएगा तो इस पूरी जो आकृति है, ये पूरी जो युक्ति है, इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के बात ये है कि हमने आवेशित प्लेट ली, इसके सामने उदासीन प्लेट ली, इस उदासीन प्लेट के अंदर की तरफ तो माइनस का आवेश, बाहर की तरफ प्लस का आवेश आ जाएगा। माइनस वाला जो आवेश है विभव को कम करेगा, प्लस वाला आवेश विभव को बढ़ाएगा। बढ़ाने वाले पार्ट को अपने हमें हटाना पड़ेगा, इसलिए हमने जमीन से जोड़ दिया, प्लस वाले भाग को हमने हटा दिया, केवल माइनस वाला रहेगा, इधर केवल प्लस प्लेट है ही, और माइनस वाला भाग प्लस वाले प्लेट के विभव को कम कर देगा। जब V कम हो जाएगा तो C बढ़ जाएगा। यही संधारित्र का सिद्धांत है, ठीक है। अब हम इसकी रीडिंग लगा लेते हैं। ये डायग्राम समझ में आ गया, देखिए किसी चालक प्लेट के विभव को कम करके धारिता बढ़ाने की क्रिया को
संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है ना, विभव को कम करके सी बढ़ा सकते हैं। सी बराबर क्यू बटा वी, वी कम कर देंगे तो सी बढ़ जाएगा। सबसे पहले एक चालक प्लेट ए लेते हैं जिसे कुचालक स्टैंड पर व्यवस्थित कर देते हैं। अब इस प्लेट को आवेश क्यू देते हैं जो कि उसके संपूर्ण क्षेत्रफल ए पर समान रूप से फैल जाता है। फलतः उस पर विभव वी उत्पन्न हो जाता है। वी तो उत्पन्न होगा ही, क्योंकि जैसे जैसे आवेश देंगे वैसे वैसे वो जो पहले आवेश मौजूद है वो नए वाले आवेश का विरोध करेगा। जैसे ही विरोध करेगा तो विभव भी उत्पन्न हो जाएगा। अब इस चालक प्लेट के समीप अन्य दूसरी अनावेशित प्लेट चालक प्लेट बी लाते हैं जो कि कुचालक स्टैंड से जुड़ी रहती है। इस प्लेट बी पर विद्युत प्रेरण से भीतरी पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश और बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। भाषा एकदम क्लियर हो रही होगी, डायग्राम में मैंने पहले ही समझा दिया है। माइनस क्यू आवेश के कारण चालक प्लेट ए के विभव में कुछ कमी आती है। किसके कारण? माइनस क्यू के कारण विभव में कमी, और प्लस क्यू आवेश के कारण विभव में वृद्धि होती है। परंतु प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश की अपेक्षा पहली प्लेट से दूर है। हाँ, ये बात और देख लो। देखो, यहाँ से प्लस आवेश से माइनस की दूरी और इस प्लस आवेश से प्लस की दूरी देख सकते हो। प्लस वाला दूर है, माइनस वाला नजदीक है, तो विभव कुछ तो कम होगा, लेकिन जितना कम होना चाहिए उतना नहीं होगा। दूर है जिससे धनावेश का प्रभाव माइनस की अपेक्षा कुछ कम रहेगा, तो फलतः चालक ए का विभव कम हो जाता है। अब यदि चालक प्लेट बी को बाह्य पृष्ठ को, बाहर वाले पृष्ठ को, इधर जो बाहर है उसको भूसंपर्कित कर दिया जाए तो बाह्य प्लेट पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश पृथ्वी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के द्वारा निरस्त हो जाते हैं। पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इलेक्ट्रॉन आकर इन सभी धनावेश को उदासीन कर देंगे, निरस्त कर देंगे, हटा देंगे। और प्लेट के अंदर वाले पृष्ठ पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश प्रभाव में बना रहता है, जिससे चालक प्लेट ए का विभव कम हो जाता है, जिससे उसे पहले के विभव पर लाने के लिए हमें और अधिक आवेश दिया जा सकता है। मतलब हमें वापस उसी विभव तक पहुंचना है। वापस उसी विभव तक पहुंचने के लिए अपन क्यू को और दे सकते हैं, मतलब उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। ठीक है ना, कैपेसिटी मतलब धारिता, फलतः चालक की धारिता बढ़ जाती है। तो ये पूरा आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र की परिभाषा, संधारित्र का सिद्धांत और आपकी जो प्रॉब्लम आपने जो पूछी थी, मैं समझती हूँ वो क्लियर हो गई होगी। फिर भी आप मुझे लिख के बता देना कि आपकी क्लियर हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई होगी तो फिर आपको क्लियर किया जाएगा। PDF जिनका नहीं खुल रहा वो मुझे दोबारा बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।